अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। लास्ट टाइम जो है हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इस लास्ट टाइम की डिस्कशन से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। मतलब मैंने लास्ट टाइम फिर आ गया मैं, रात को मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट की थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने जो है इस पोस्ट को देखा और मेरी प्रोफाइल पर जाने का जो है मतलब आप लोगों का अपने हुआ कि क्या कहते हैं, आप लोग गए मेरे प्रोफाइल के ऊपर नहीं गए। आप लोग जो है लेक्चर के बाद प्रोफाइल को ज़रूर मेरी विजिट कीजिएगा। कल मैं आप लोगों के लिए एक पोस्ट की थी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर भी हैं, या मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी थे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं, 9th के हैं और 10th के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हमारा जो एक कंपटीशन चल रहा था आर्ट गैलरी के नाम से, उस पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उन स्टूडेंट्स में से यानी कि जो ऑलमोस्ट 35-36 स्टूडेंट्स का जो कंपटीशन हुआ था, ठीक है, उनके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना कंपटीशन, अपने अपने लेवल का कंपटीशन, या आप समाव कहते हैं कि अपना अपना जो राउंड है कंपटीशन, वो क्वालिफाई किया था, वो उन्होंने पास कर लिया था, वो जीत चुके थे। अब उनका फाइनल कंपटीशन होने जा रहा है। ठीक है, फाइनल कंपटीशन होने जा रहा है इस कमिंग संडे को। ठीक है, और वो कंपटीशन होगा उन तमाम विनर्स के दरमियान जो ऑलरेडी अपने राउंड में क्वालिफाई, यानी हम समाव कहते हैं जीत कर आ चुके हैं। और उनके लिए हमने क्या किया हुआ है भाई, उनके लिए हमने जो है एक अमाउंट सेट की है 3000 कैश की। ठीक है, और जितने भी लोग फाइनल में जो आ चुके हैं, जो सर्वाइव कर चुके हैं अब तक, तमाम लोगों को हम सर्टिफिकेट भी देंगे और सवेनियर भी देंगे। बाल का के सर का नेम क्या है भाई? वो आजिब उनका नाम, सर आजिब उनका नाम है। ठीक है राबिया, अच्छा। सो मैं आपसे कह रहा था कि इस संडे जो है हम ज़रूर ये एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद फिर से दोबारा से जो है हम इसी कंपटीशन को दोबारा से स्टार्ट लेंगे, उसका दोबारा से जो है आगाज़ किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता हो कि वो इस कंपटीशन में इन्वॉल्व हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने उसको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, हमने जो कल पढ़ा उसमें मैंने आप लोगों को जो है एम्पिरिकल फार्मूला बताया था। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं कि जिनके थ्रू हम किसी गिवन कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। सो आज हमने क्या करना है, आज हमने जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल कोट करूंगा, किस तरीके से जो है आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो दोबारा बता दूं तो मैंने आपसे यही कहा कि इस संडे को हमारी जो आर्ट गैलरी जो मतलब हमारा एक इवेंट होता है उसका फाइनल कंपटीशन होगा। ठीक है, और वो लाजमी होगा, उसके लिए मैंने वो पोस्ट भी कर दी थी और मेरी प्रोफाइल पर जाकर जो है वो पोस्ट देख सकते हैं। टोटल हमारे पास 11 कंटेस्टेंट्स मैंने रखे हुए उस लिस्ट के अंदर, लेकिन 11 नहीं है। नसीम और अफरा जो बेसिक तौर पे लास्ट जो कंपटीशन हुआ था उसमें टाई हो गया था उनके दरमियान। ठीक है, सो उन दोनों से कहा है कि वो अपनी स्केचेस डेवलप करेंगे और बिफोर द फाइनल कंपटीशन हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, कि जो है उनमें से कौन सा जो है हमारे पास मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो फाइनली तौर पे उस कंपटीशन यानी फाइनल कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास जो है 10 कंटेस्टेंट्स हैं जिनके दरमियान कंपटीशन होगा इस संडे को, जो आने वाला संडे है। ठीक है, मेरा नाम फरहान यूसुफ है भाई। ठीक है, फरहान यूसुफ। वॉइस का इशू जो था मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो जाना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से वॉइस का इशू अब नहीं रहा होगा, अब सॉल्व हो चुका होगा। आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था, अब मेरे ख्याल से हमें मूव करना चाहिए। अब मैं एम्पिरिकल फार्मूला और कंबशन एनालिसिस जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इस हवाले से जो है मैं आप लोगों को आज ब्रीफ करूंगा और फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है भाई, हम इस वक्त जो है डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। ठीक है,
हम कंबशन एनालिसिस के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहेंगे। कंबशन एनालिसिस बेसिक तौर पे है क्या? कंबशन एनालिसिस बेसिक तौर पे एक क्वांटिटेटिव जो है हम कहते हैं कि मेजरमेंट है, या क्वांटिटेटिव हम कहते हैं समहाउ एनालिसिस है, जिसके थ्रू हम किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट की परसेंटेजेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और बेसिक तौर पे हम कंबशन एनालिसिस किस तरह के कंपाउंड के लिए अप्लाई करते हैं? हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंबशन एनालिसिस जो है वो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल भी आता है यहां से, ठीक है, मैं देख लेता हूं कि क्या इशू आ रहा है। वॉइस का इशू है, देख लेना, वॉइस का इशू देख लेते हैं, अभी कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग। हेलो, नहीं देखो मैं नहीं बोल रहा हूं ना, फिर भी पीछे से आवाज आ रही है, इट मीन्स के कुछ। चलें ठीक है भाई, हमने इसको देख लिया है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि जो है एम्पिरिकल फार्मूला किस तरीके से हम कंबशन एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। इससे मुतालिक जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इससे मुतालिक मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की भी, एम्पिरिकल फार्मूला की, तो मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि कंबशन एनालिसिस जो है हम अप्लाई किस लिए करते हैं? कंबशन एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर कंबशन एनालिसिस जो है परफॉर्म करते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स यानी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंबशन एनालिसिस सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये वो एलिमेंट हैं कि जो मौजूद होते हैं, और इन एलिमेंट्स के एस्टिमेशन के लिए हम कंबशन एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, मैं तमाम इसके जो है पार्ट्स डेवलप करता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, और आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस जो इस वक्त आप लोग कर रहे होंगे वो मैं दूंगा। अच्छा जी, मैं इनके नाम मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। डिफरेंट पार्ट्स हैं कंबशन एनालिसिस में इस इंस्ट्रूमेंट के, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट चैम्बर जो होता है इसको कंबशन चैम्बर कहते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं ये तीनों के तीनों, इनको हम एब्जॉर्प्शन चैम्बर का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन चैम्बर। ठीक है भाई, मैंने आपसे कहा कि हम करते क्या है कंबशन एनालिसिस की। जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा कि कंबशन एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं जस्ट टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड। ठीक है, और जब भी आपने किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो, तो एम्पिरिकल फार्मूला की जो पहली रीजन यानी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये कि कंपाउंड के अंदर आपने एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो हम जो है क्या कहते हैं केमिकल कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी आपको परसेंटेजेस का जो है हम कहते हैं पता होना चाहिए। आपको परसेंटेज जो है उसका इल्म आपको होना चाहिए। ठीक हो गया। सो परसेंटेज कैसे आप निकालोगे? आप करते क्या है कि जो आपके पास कंपाउंड है जिसके आपने कंबशन एनालिसिस करना है, जिसपे आपने जो है जिसके अंदर से जो एलिमेंट मौजूद है उनकी परसेंटेजेस को कैलकुलेट करना है, आप उसका प्री वेटेड फॉर्म के अंदर यानी कि ऑलरेडी जिसका वेट पता हो, जिसका मैस आपको पता हो,
आप इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, बर्निंग के प्रोसेस के लिए, कंबशन के प्रोसेस के लिए। इसका मैस आपको ऑलरेडी पता होगा, W1 इसका मैस होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर होते हैं इनमें हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होता है MgClO4, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक हो गया। और दूसरा एब्जॉर्प्शन मटेरियल हमारे पास होता है 50% KOH, ये होता है CO2 एब्जॉर्बर, ठीक है। ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और अगर कोई गैस रह गई, यानी कि समहाउ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई और गैस अगर है तो वो चली जाएगी यहां पर, अदर गैसेस, ठीक है। अब हम देखो हम किस तरीके से एस्टिमेशन करते हैं, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड हम कह सकते हैं, जिसका मैस हमें पता होता है, नॉन मैस हमारे पास कंपाउंड हम इस पे रख देते हैं कंबशन एनालिसिस यानी कंबशन चैम्बर में। उसके बाद हम जो ये रख रहे हैं एब्जॉर्बिंग मटेरियल रख रहे हैं, ठीक है। इनका भी हमें मैस पता होता है ऑलरेडी, यानी इसका मैस लेट्स सपोज हमें पता है ऑलरेडी W3 है, W2 है। इसका मैस हम कहते हैं लेट्स सपोज हमें पता है ये W3 है, ठीक है, हमें ये इसका ऑलरेडी मैस पता है। अब हम क्या करेंगे, हम जो कंपाउंड हमने लिया हुआ है इनिशियल तौर पे इसको हम बर्न करेंगे। इसके बर्न करने से क्या होगा, देखें आप जानते हैं जब भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करते हैं उसमें चूंकि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है और जो है हम कहते हैं हाइड्रोजन मौजूद है, सो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये जो हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ये जाती हैं आगे एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर हमारे पास MgClO4 है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर देगा, और जब ये अपनी सरफेस पे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो हम क्या कहते हैं कि जो पहले इसका वेट था वो W2 था। अब जब सेकंड टाइम हम कहते हैं कि MgClO4 जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मैस चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं सेकंड टाइम आफ्टर फाइनल, ठीक है, हम जो रीडिंग लेंगे उसका मैस हमारे पास क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा, W4 हो जाएगा बेसिक तौर पे, ठीक है। यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ MgClO4 तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैस इसका होगा वो W4 हो जाएगा। यानी चेंज इन मैस हमने शो करना है ना, हमारे पास चेंज आया मैस का, डिफरेंस प्रोड्यूस हो चुका है, उससे हम वाटर की कैलकुलेशन करेंगे। यानी हम इसके थ्रू समहाउ वाटर का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, W4 में से W2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटर का मैस आ जाएगा। सो वाटर का मैस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से वाटर वहां एब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में आ गया। यहां पर आप देख रहे हैं 50% KOH आपने रखा हुआ है जिसका ऑलरेडी मैस W3 था। अब जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो इस सेकंड टाइम इसका जो मैस है वो चेंज हो जाएगा और इसका मैस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, W5 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप W5 में से W3 को माइनस करते हैं तो आपके पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, W5 माइनस W3, ठीक है। इससे आपके पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। आप इस तरीके से क्या करते हो, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है तो वो क्या होगा, वो आगे चला जाएगा और अदर गैसेस में शुमार हो जाएगा। हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें जस्ट कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंसर्न है क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील कर रहे हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछें, यहां तक आपने मुझसे कोई भी कंफ्यूजन शेयर करनी हो वो आप मुझसे करेंगे तो फिर हम आगे चले जाएंगे। अच्छी है केमिकल इंजीनियरिंग, जी। देखो ये W हम मेंशन कर रहे हैं वेट ऑफ, जी वेट से W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेट को, यानी मैस को। सो हम कहते हैं कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को WCO2 से मेंशन कर रहे हैं, इसको हम निकालेंगे किस तरीके से वो मैंने मेंशन किया हुआ है जी। क्वेश्चन जल्दी से पूछें। यहां पर कोई कंफ्यूजन होगी या नहीं,
चलें, बहुत शुक्रिया सामा। वाटर के अलावा कोई और कंपाउंड रख सकते हैं? देखो वाटर नहीं रखा हमने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है एब्जॉर्बिंग मटेरियल के तौर पे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के लिए हमने MgClO4 रखा हुआ है। जी जरूर सिद्रा पूछ सकते हैं। देखो अरूज हमें तो पता होगा ना मैथ्स, लेट सपोज 5 ग्राम ये पहले था, एब्जॉर्ब करने के बाद 7 ग्राम बन गया, तो 7 से 5 तो माइनस कर ही सकते हैं ना। एक दफा फिर से प्रोसीजर समझा दें तो मैं रिपीट करूंगा। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि क्वेश्चन अगर है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। चलें ठीक है, मैं एक दफा फिर से इसको रिपीट करूंगा और उसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जो कि हमारे पास है इसके फार्मूलाज, उनको देखेंगे कि किस तरीके से फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए हम कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मैं आपसे कहा था कि हम कंबशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और कंबशन एनालिसिस हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है? कंबशन एनालिसिस हमें एम्पिरिकल फार्मूला प्रोवाइड करता है। एम्पिरिकल फार्मूला से के लिए जो एसेंशियल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट है ये हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द कंबशन एनालिसिस। ठीक है, कंबशन एनालिसिस हमें एलिमेंट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज प्रोवाइड करेगा, और उन परसेंटेज से हम कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। यानी ये हमारे पास एक बेसिक तौर पे एलिमेंटल एनालिसिस, या हम समाव कहते हैं कि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या कि हम एक ऑलरेडी मैथ्स जिसका हमें पता होगा, ठीक है, वो मैथ्स जो हमारे पास ऑलरेडी जिसका मैथ्स पता है कंपाउंड का, वो हम राइट करेंगे कंबशन चैम्बर के अंदर, उसे बर्न करेंगे। बर्निंग के थ्रू क्या होगा? देखो आप जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्मेशनल कंपाउंड है। ठीक है, इसको जब आप बर्न करोगे तो इसके थ्रू या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या वाटर प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम सेकंड जो हमारे पास चैम्बर होता है इसको एब्जॉर्प्शन चैम्बर कहते हैं। इसमें हमने वाटर के लिए रखा हुआ है MgClO4, इसका ऑलरेडी हमें मैच पता था W2। ठीक है, जब वाटर इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब तो वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद इसका मैस चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम कहते हैं ये सेकंड टाइम W4 है। W4 में से W2 को माइनस करेंगे तो वाटर का जो मैस वाटर प्रोड्यूस हुआ है इस प्रोसेस के थ्रू, वो बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि वो जो है हमारे पास मैस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी। 50% KOH रखा हुआ है हमने जस्ट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी हमें मैस पता था W3 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका मैस W5 हो जाएगा। हम W5 में से W3 को माइनस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास प्रोसेस है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो एक केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये फिजिकल होता है। यानी इतने जो है हम कहते हैं समहाउ कि हम कहते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है, ये केमिकल है और ये फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकली तौर पे हम कहते हैं जैसे वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर एवेपोरेट कर जाएगा। सो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा सारा के सारा पॉइंट। मैंने आपको जो है ब्रीफली तौर पे वापस रिपीट भी कर दिया। अब हम चलेंगे टूवर्ड्स द फार्मूला। ठीक है, हम किस फार्मूला के तहत जो है कार्बन की परसेंटेज को और हाइड्रोजन की परसेंटेज को और ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला। फर्स्ट हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमने कैलकुलेट किया था वो ऊपर आएगा, ओवर हमारे पास नीचे क्या आएगा? मैस ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने इनिशियली इस्तेमाल किया था। ठीक है, इनटू हम चूंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक मैस क्या है? 12 और इसका मॉलिक्यूलर मैस 44 है और चूंकि परसेंटेज की बात करें तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस हम कार्बन डाइऑक्साइड को यानी 50% KOH का हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल मैस और फाइनल मैस यानी फाइनल मैस इनिशियल को माइनस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ जाएगा, वो मैस यहाँ रखेंगे। टोटल कंपाउंड का जो हमने इनिशियल तौर पे कंबशन चैम्बर में लिया था वो हमें पता है, हम जो है वही मैस यहाँ राइट करेंगे
क्योंकि कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तो 12 ऊपर आएगा, 44 क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है उसका नीचे आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर आएगा मास ऑफ वाटर, नीचे हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि देखो वाटर 2 हाइड्रोजन है, वाटर की आप जहां तक बात करते हो 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो क्या है 1.008 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2.016 हो जाएगा, और इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 इंटू आप 100 कर दोगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है फार्मूला जिसके थ्रू आप हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने एक कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, अगर वो 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल कंपाउंड है तो थर्ड की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। यहां तक कुछ पूछना आप बताएं। आप लोग आपस में जो इतनी इंटरेक्शन करते हैं, वो बातें जातें करते हैं, ठीक है, होगा ये कि फिर आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप लोगों को अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि आप लोग बात ना करें आपस में इस तरीके से। जी क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अगर आप कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही पता था, आप उसको डिवाइड करेंगे विद ऑर्गेनिक कंपाउंड मास, और चूंकि कार्बन की परसेंटेज निकाल रहे हैं सो 12/44, 12 क्या है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, 44 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 हैं तो आप लिखेंगे 2.016, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है 18 हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट मुश्तमिल कंपाउंड हो तो 2 का बदल जाए, थर्ड की परसेंटेज आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे फ्रॉम 100, तो इसके थ्रू जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और अब मैं जो है आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, जिसको भी आप चाहें कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है जरा आपने, लेकिन उसका आंसर मुझे पता नहीं चलेगा। पहेलियां पूछ रही हैं आप, हैं? अच्छा, जिंक की परसेंटेज, जिंक कहां से आ गया भाई इसके अंदर? जिंक तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाऊंगा। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है भाई। आवाज नहीं आ रही आपकी? भाई आवाज आ रही है यार, अब तो आवाज क्लियर हो चुकी है, अब क्या प्रॉब्लम रह गई है? आवाज तो अब ठीक है, बिल्कुल मेरा माइक भी चल रहा है और आप सबको सुन भी रहा है। जिन लोगों को नहीं आ रही है वो सिर्फ अपना पेज रिफ्रेश कर लें ताकि आप लोगों को आवाज ठीक हो जाए। आवाज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम एलेबोरेट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं, ये हमने एग्जांपल कल भी देखी थी, मैंने आपको कहा ना कि कल भी हमने इससे मुतालिक थोड़ा बहुत जो है जरूर पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, सो बेंजीन क्या है? बेंजीन है C6H6, ठीक है। ये वो फार्मूला है जो कि बेंजीन के अंदर जितने एक्चुअल कंपाउंड्स यानी एलिमेंट्स होते हैं, जितने एक्चुअल एटम्स होते हैं, उनको शो करता है, ठीक है। इस फार्मूला को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और एक्चुअल नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स को शो करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक हो गया। ट्रांसलेट कर दें प्लीज उर्दू में। तो मैंने आपसे कहा कि ये है क्या, वो केमिकल फार्मूला जो क्या करता हो, जो किसी एक कंपाउंड के अंदर क्या करे भी, जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर थे वो बताए हमें, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स यानी जितने मौजूद हैं एक्चुअली वे के अंदर, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर शो करता हो तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। C6H12O6 है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, C12H22O11 हो, ये बल्कि ये नहीं होगा, मैं ये आपको बताऊंगा लेटर ऑन, क्योंकि हम देखेंगे कि वो कंपाउंड कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिक तौर पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करने वाला एक फार्मूला है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे आप लोगों को लेके जाऊंगा, कुछ और पॉइंट्स इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पूछें, अगर नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम टाइम ज़ाया किए बिना आगे चल सकें और मैं आप लोगों को कुछ नई बातें और मजीद समझा सकूं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इवन के 9th में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और इनसे मुतालिक आपने जो है पढ़ा हुआ है। आप वहां पर तो बल्कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करते थे, यहां पर नहीं है। नहीं वो करनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो हम करेंगे एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्लियर है तमाम लोगों को? तो अब मैं आगे चलता हूं, मैं जरा इसको रेज करूंगा और यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को जो है मेंशन करवाऊंगा। ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने एक्सरसाइज से निकालनी थी कि आप जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को 100 में से माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं कि लाजमी नहीं है कि तमाम कंपाउंड्स का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसको हम सिंप्लीफाई करके इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत से ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका इंपेरिकल फार्मूला भी वही होता है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका इंपेरिकल फार्मूला भी यही है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, हम इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। ये सिंपलेस्ट रेशो है, 2:1 सिंपलेस्ट रेशो है। इससे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हम कहते हैं इंपेरिकल भी होगा और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी राइट भी किया था, C12H22O11, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यही एग्जैक्टली इसका क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला भी होगा और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। आप मुझे बताएं कि ये क्या है, H2SO4, क्या ये इंपेरिकल है या ये मॉलिक्यूलर है या ये दोनों ही है? जल्दी से इसका आंसर करें। एग्जैक्टली शाबी, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज है, यही इंपेरिकल फार्मूला भी होता है। आप मुझे इस हवाले से बताएं कि क्या ये इंपेरिकल है या मॉलिक्यूलर है कि ये दोनों है? जल्दी से बताएं। ना ये बोथ यानी दोनों है, ठीक है। रीजन क्या है कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते ना, इन एलिमेंट के अंदर मौजूद जो रेशो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ये सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला भी होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। सर अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो फिर इंपेरिकल फार्मूला फाइंड क्यों करते हैं? देखो मोमा, अगर हम बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला की तो ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर सिंपलेस्ट होल रेशो शो करता है बिटवीन द एटम्स जो प्रेजेंट होती है। और उसकी रीजन क्या आती है? उसकी रीजन हम जो है समहाउ जो फर्दर हमारे पास एनालिसिस होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहीं तक आज के लिए हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे। रिलेशनशिप है बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और उसके बाद हम फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना है, लेक्चर के हवाले से रेट भी कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।